एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैंने कल बोला था कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे ना थोड़ा टाइम मिल गया क्योंकि शादी तो उनके घर में है ना। तो सारे लोग उनके घर में ही हैं, बस रात को हमारे घर में रुकेंगे। मैंने सोचा था पूरा दिन ही यहीं पर रहेंगे और मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे टाइम मिल गया और मैंने उसका एक अच्छा इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। वैसे अगर मुझे और भी टाइम मिला तो मैं और एफएफ शूट करूँगी। ये एक न्यू वांगशन एफएफ है, मॉडर्न एफएफ है। इसमें टॉप लानवांगजी बॉटम विंग है, माफिया वर्ल्ड है और इस एफएफ का नाम है मैन प्रेगनेंसी। हाँ, थोड़ा सा वर्ड है बट स्टोरी लाइन मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें चाइना बीजिंग का दिखाया जाता है। बीजिंग का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल, जिसमें कोई ऐरा गैरा इंसान जा भी नहीं सकता। उसी होटल में एक लड़का जो कि शायद 20-21 साल का होगा, एक लग्जरियस स्वीट में दर्द के मारे करहा रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। नहीं, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हो रहा था, लेकिन उसको लग रहा था कि उसकी पूरे बॉडी में सुइयाँ चुभ रहा है, जिससे उसको बहुत पेन हो रहा था। वो तो बेड पर इधर उधर रोल होए जा रहा था। तभी उस कमरे में एक इंसान आया और उस इंसान ने अपनी शर्ट का बटन खोलना स्टार्ट किया। उस इंसान ने अपना शर्ट का बटन खोल दिया और उस लड़के पर जो बेड पर करहा रहा था उसके ऊपर आ गया, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो लड़का अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था उस इंसान से। वो लड़का ना मतलब अपने होश में तो नहीं था, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट फिर भी कर रहा था। वो बिल्कुल भी इस टच को अपने बॉडी में फील नहीं करना चाहता था। उससे बहुत गंदा फील हो रहा था। इसलिए ना वो लड़का अपने पूरे शक्ति से ना उस इंसान को धक्का मार देता है, जिससे वो इंसान फ्लोर पर गिर जाता है। और वो लड़का जैसे तैसे बेड से उतरता है। उतरने के बाद वो इधर उधर भागने लगता है। उस लड़के ने जिस इंसान को धक्का दिया था ना, वो इंसान फ्लोर से उठता है और उठने के बाद गुस्से से बोलता है, यू स्लेव, तुमने मुझे धक्का कैसे दे दिया, बोलकर वो इंसान ना उस लड़के के बालों को खींच लेता है। उस लड़के के बाल ना थोड़े से लॉन्ग थे, तो उस बालों को ना खींच लेता है। वो लड़का इतना ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं है। साउंड प्रूफ रूम है तो कोई कैसे सुन सकता है, इसलिए कोई भी उसका हेल्प करने नहीं आएगा यहाँ पर। वो लड़का जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और एक फूलदानी उठाता है। उठाने के बाद ना वो लड़का उस आदमी के सर पर वो फूलदानी फोड़ देता है। वो इंसान तुरंत ही नीचे गिर गया था। उसके सर से ब्लड निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। दूसरी तरफ वो यंग बॉय, उसकी हालत इतना ख़राब था, उसका तबीयत इतना ख़राब हो रहा था ना कि वो बेड पर जाके लेट जाता है। नीचे वो इंसान वैसे गिरा हुआ था, उसके सर से ब्लड निकल रहा था। वो 21 साल का लड़का अपनी आँखों को खोलता है। खोलने के बाद उसने देखा कि सुबह हो गया है। वो इधर उधर देखता है, ये उसका रूम नहीं है। वो ना उठकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। वो बोलता है, मेरे साथ क्या हुआ था कल रात को? हम तो डिनर पे आए थे ना, क्या हुआ था? वो लड़का यही सब सोचने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि सामने एक इंसान गिरा हुआ है और उसके सर से ब्लड इतना निकल चुका है, मतलब शायद वो मर गया है। वो लड़का ना इतना डर गया, उसने कहा, क्या क्या मैंने ये किया? मैं कैसे ये सब कुछ कर सकता हूँ? वो लड़का ना वो यंग लड़का अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। थोड़ी देर तक वो काम रहता है। उसके बाद ना वो यंग लड़का जाता है उस इंसान के पास। जाने के बाद ना वो जो यंग लड़का है वो उस इंसान के नाक पर हाथ रखता है। वो यंग लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो इंसान मर चुका था वहाँ पर। वो यंग लड़का ना इतना डर गया था, उसने देखा कि आसपास सारी चीज़ें बिखरा हुआ था, टूटे हुए थे। वो लड़का ना अब फूट फूट कर रोने लगता है। उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये सब कुछ किसी का सोचा समझा चाल है जिसमें वो फंस गया है। वो एक जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। तभी उस लड़के ने देखा कि कोई
उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा है, रूम के दरवाजे पर नॉक कर रहा है। वो लड़का ना उठता है और उठने के बाद दरवाजे के पास चला जाता है और जो दरवाजे का छोटा सा होल होता है ना, वहाँ से बाहर देखता है। बाहर पुलिस था, साथ में इस 5 स्टार होटल का जो मैनेजर है वो भी था। वो लड़का इतना डर जाता है, वो तो मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। वो दरवाजे से भाग नहीं सकता है, दरवाजे पर पुलिस है। तो वो लड़का ना जल्द से बालकनी में जाता है। बालकनी में जाने के बाद सीधा उसके बालकनी से पास वाले जो रूम का बालकनी है ना, वहाँ पर जंप कर देता है। उस लड़के ने अपने सारे कपड़ों को समेट लिया था वहाँ से, और वो सब कुछ लेकर ना उस रूम में जंप कर जाता है। जैसे तैसे वो उस बालकनी तक पहुँच गया था। बालकनी में उस लड़का ना सीधा उस रूम के अंदर चला जाता है और उसने देखा ये रूम एकदम नीट क्लीन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उस लड़के ने ना एक ब्रीथ लिया और बोला, ओ गॉश, यहाँ पर कोई नहीं है, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। बोलकर वो लड़का सीधा दरवाजे पर गया और देखा कि पुलिस अभी भी वहीं पर है। पुलिस उसके दरवाजे पर है, इस दरवाजे पे नहीं है। लेकिन अगर वो निकला तो पुलिस देख लेगा उसे। तो वो अब निकल भी नहीं पा रहा था, वो बस वेट कर रहा था कि पुलिस यहाँ से जाए और वो इस होटल रूम से निकल जाए। वो लड़का दरवाजे के वो उस होल से ना पुलिस को देख रहा था, तभी उसने महसूस किया कुछ उसके पीछे है। 1 सेकंड के अंदर वो लड़का किसी के बाहों में चला गया था। कोई उसको पीछे से हक कर लिया और उस इंसान का हाथ ना इतने ज़्यादा मस्कुलर थे, इतने बड़े थे कि वो लड़का तो उस इंसान के सामने एकदम चींटी सा लग रहा था। उस लड़के का हेड सीधा उस इंसान के चेस्ट पर जाके लगा था, उसका एकदम नेकेड चेस्ट था। वो लड़का उस इंसान को बिना देखे समझ सकता था कि ये इंसान एकदम ही नेकेड है। तभी उस इंसान ने उस यंग लड़के के कान में धीरे से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यंग बॉय? ये आवाज़ सुनने के बाद ना वो जो यंग लड़का था उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए थे। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। अब वो सोच रहा था इस रूम में कोई है। ओ गॉड, मुझे पता ही नहीं चला। ये रूम इतना ज़्यादा क्लीन था कि मुझे लगा कि कोई नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो लड़का ना यही सब सोच रहा था, तभी पुलिस आके उस दूसरे रूम में, मतलब जिस रूम में वो यंग बॉय गया था ना, उस रूम में नॉक करने लगता है। और वो यंग लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है। इस यंग बॉय को ऐसे डरते हुए देखकर ना वो इंसान एक स्मित करता है और बोला, तुमने क्या किया है यंग बॉय? तो वो लड़का ना अपनी आंखों को झुका लेता है और वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो उस इंसान ने उस यंग बॉय को अपने पीछे लिया और दरवाजे को खोला। पुलिस ने जब देखा सामने कौन है तो पुलिस ना एकदम थरथरा कर कांपने लग गए थे। वो हकलाकर बोलते, सर आप हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर रह रहे हो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो वो इंसान बोलता है, क्या बात है? तो पुलिस बोलता है कि यहाँ पर से एक लड़का भाग गया है किसी को मर्डर करके। वो एक यंग लड़का है, नाम वी वुशियान है। तो ये सुनकर ना वो जो इंसान दरवाज़ा खोला था ना, उसने स्मिक किया और बोला, ओह। बोलकर उसने बोला, मेरे कमरे में कोई नहीं है। तो पुलिस ने कहा, ऑब्वियसली सर, आपके कमरे में क्यों होगा वो लड़का? बोलकर पुलिस ने एक बार सॉरी बोला और वहाँ से चले गए। साथ में जो मैनेजर है ना, वो भी चला गया था। उस इंसान ने दरवाजे को बंद किया और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब जाके वो यंग बॉय उस इंसान का जो फेस है ना वो देख पा रहा था। ये इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना हैंडसम है, एकदम टॉल, मस्कुलर बॉडी, एब्स इतने ज़्यादा है, पूरे 8 पैक्स है। वो यंग बॉय एक गल्प करता है और बहुत ही इनोसेंटली उस इंसान के फेस की तरफ देखता है। वह इंसान बोलता है, तो तुम्हारा नाम वी वुशियान है? तो वो लड़का अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो इंसान पूछता है, तुमने मर्डर किया है? ओ गॉड, मर्डर करने के बाद तुम मेरे कमरे में क्या करे हो? कहीं तुम मुझे भी तो नहीं मारने वाले? तो वो लड़का ना, वो यंग बॉय वी वुशियान, वो डरते हुए बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैंने उसे पता नहीं कैसे मार दिया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं। तो वो इंसान ना हंसता है और बोलता है, अक्सर क्रिमिनल्स ऐसे ही बोलते हैं। तो
ये सुनने के बाद है ना, जो वी वुशान है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने बोला, मैं किस एंगल से एक क्रिमिनल दिखता हूँ, उसका ही गलती होगा, उसने ही मेरे साथ कोई गंदी हरकतें करने की कोशिश किया होगा और मैंने उसे मार दिया। मुझे तो ढंग से याद भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर फैमिली डिनर करने आया था। अब वी वुशान उस इंसान के सामने अपना सर झुकाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच मेरा हेल्प करने के लिए। बोल कर ना वी वुशान उस कमरे से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी वो इंसान वी वुशान का गला पकड़ता है और फिर से कमरे के अंदर लेकर आता है और बोलता है, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तो विंग ना बहुत ज़्यादा हैरान था। उसने बोला, क्या मुझे मुझे क्या करना होगा? मैंने आपको थैंक यू बोला ना। तो वो इंसान बोलता है, बस थैंक यू, मैंने तुम्हें कितने बड़े मुसीबत से बचाया है, तुम्हें आइडिया भी है? विंग ना चुप हो जाता है। हाँ, इस इंसान ने उसको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, बहुत बड़े प्रॉब्लम से निकाला है। तो वी वुशान ना थोड़ा सोचता है, उसके बाद बोलता है, आप क्या चाहते हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद वो इंसान हंसता है और बोलता है, ये हुआ ना बात, मैं यही तो सुनना चाहता था तुमसे। एक्चुअली मैं ना बहुत थका हुआ हूँ, मैंने कल पूरा रात काम किया है, एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं सोया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अभी फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ। तो मेरा माइंड फ्रेश करने में मुझे हेल्प करो। विंग कुछ समझ नहीं पाया, वो सच में कुछ समझ नहीं पाया था। वो इंसान बोलता है, ओह, लगता है सच में तुम इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कच्चे हो। ये बोलकर ना वो इंसान विंग को पकड़ता है और विंग को लेकर सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग एकदम ही हक्का बक्का हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो इंसान ना तुरंत ही विंग के ऊपर आ गया और बोला, मैंने तुम्हें जेल जाने से रोका है, तो तुम मुझे अपना बॉडी तो दे ही सकते हो। विंग को पहले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि चलो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक मैन हूँ और ये भी एक मैन है। ज़्यादा से ज़्यादा आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा और मेरा वर्जिनिटी लूज़ होगा, लेकिन इस इंसान ने मुझे बचाया है, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं बस इसको पे करूँगा, इसने मेरी लाइफ को बचाया है, उसके लिए मैं इसको अपनी बॉडी से पे कर दूँगा। ये सोचकर वी वुशान ने प्रोटेस्ट नहीं किया था और उस इंसान ने वी वुशान के साथ सब कुछ किया था, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। जो जो कुछ करने पर उस इंसान को सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था, वो सब कुछ। और वी वुशान को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो इंसान जब सेटिस्फेक्शन फील करता है ना, उसके बाद उस इंसान ने वी वुशान को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वी वुशान ने कपड़े पहना और उस रूम से निकल गया। जब वी वुशान उस रूम से निकला ना, तब एक इंसान वी वुशान को उस रूम से निकलते हुए देखकर बहुत ही हैरान था। वो इंसान जल्दी से उस रूम में आता है और बोलता है, बॉस आप ठीक तो हो ना? तो वो इंसान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो इंसान जो अभी भी रूम में आया था, उसने पूछा, बॉस ये लड़का कौन था? तो अब वो इंसान जो उस यंग बॉय से वी भूषण के साथ फिजिकल हुआ था, उसने कहा, पता नहीं। अच्छा एक काम करो श्रेयांग, जाकर इस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाओ कि ये कौन है, कहाँ रहता है, इसके फैमिली में क्या क्या है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ मुझे जानना है। तो वो जो इंसान अभी अभी रूम में आया था, उसका नाम है शुयांग। उसने कहा, ठीक है बॉस, बोलकर उसने अपना सर झुकाया और बोला, बॉस अब निकलोगे अभी? तो उस इंसान ने कहा, हाँ मुझे ग्रैंडफादर से मिलने जाना है। तो अब हमें इस इंसान के बारे में बताया जाता है। ये इंसान है लान वांगजी। लान वांगजी लान कॉरपोरेशन का सेकंड यंग मास्टर है। हालांकि उसे सब इसी नाम से जानते हैं, लेकिन उसका एक और नाम है, ब्लू बर्ड। हाँ, ये नाम बहुत यूनिक है। इस नाम से शायद आम इंसान किसी को भी नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूरे दुनिया के टॉप बिजनेसमैन भी इस नाम को अच्छे से जानते हैं और उनके रूह कांप जाता है जब वो लोग इस नाम को सुनते हैं। वो लोग इस नाम से जितना हो सके दूरी बना कर रखना चाहते हैं और इस नाम को खुश करना चाहते थे। लेकिन ये जो ब्लू बर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड पर्सन है।
इसे खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसे ही ना एक हफ्ता निकल जाता है और लान वांग जी के सामने शू यंग एक बड़ा सा फाइल रख देता है। वो फाइल बड़ा था लेकिन बहुत ही पतला था। लान वांग जी ने उस फाइल को इधर से उधर देखा और हर एक चीज़ को बहुत ही गौर से नोट किया, पढ़ा और देखा भी। लान वांग जी ने एक स्मित किया और बोला, मैंने तुम्हें जो कहा था वो तुमने किया? तो शुयांग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, उस दिन का जितना भी सीसीटीवी था उस लड़के के होटल में आने से शुरू करके जाने तक का सब मैंने डिलीट कर दिया है। ये सुनकर लान वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, इससे मेरा मीटिंग फिक्स कराओ और हाँ, इसे पता ना चले कि ये मीटिंग फिक्स है। इसे लगना चाहिए कि हम फिर से टकरा गए। ये सुनकर ना शुयांग कंफ्यूज हो गया और बोला, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको अगर इस लड़के में इंटरेस्ट है तो आप इसे सीधा ही अपने पास रख सकते हो। इसमें ज़्यादा हिम्मत नहीं है और इसके पास पावर भी नहीं है। ये आसानी से आपके पैरों में आ जाएगा। ये सुनकर ना लान वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। अब तो मैं इसको पूरा जान कर ही रहूँगा और अपनी तरीके से जानूँगा। तुम बस मीटिंग फिक्स करो। यह सुनकर शुयांग ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया। लान वांग जी अपने ब्रदर के साथ लंच कर रहा था। लंच टाइम में लान फैमिली में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बस 4 इंसान थे। लान वांग जी, लान सीचान, लान कुरान और उनका ग्रैंडफादर। लान वांग जी और लान सीचान का जो ग्रैंडफादर है वो लान वांग जी ही बहुत कोल्ड है। वो पूरा का पूरा अपने ग्रैंडफादर के ऊपर गया है। उनका जो ग्रैंडफादर है ना वो एक माफिया है। उनका उम्र तो हो गया है लेकिन उनका जो रौब है, उनका जो दबदबा है वो अभी तक कायम है, जो कि लान वांग जी से भी बहुत बड़ा है। लोग लान वांग जी से जितना ज़्यादा डरते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लान वांग जी के ग्रैंडफादर से डरते हैं। हालांकि वो अभी पूरी तरीके से घर पर रहते हैं, वो ज़्यादा काम धाम अभी नहीं करते, उनका सारा काम ही लान वांग जी संभालता है। लान शुचैन हमेशा से थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड थे, इसलिए वो अपने जो फैमिली बिजनेस है लैंड कॉरपोरेशन उसको ही संभालने का काम करते हैं। हालांकि वो भी कभी कभी इस तरह के काम में हेल्प कर देता है अपने ब्रदर का, लेकिन उसको हमेशा ना बहुत ही हार्टलेस फील होता है अपने आप को जब भी वो किसी को मरते हुए देखता है अपने सामने। इसलिए वो जितना हो सके दूर रहते हैं इन सारे कामों से। लान वांग जी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल बात है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक उसको बेनिफिट हो रहा है वो हज़ारों लोगों को मार सकता है। लान वांग जी का थॉट ऐसा ही था। तो अभी उसका ब्रदर और लान वांग जी दोनों ही खाना खा रहे थे। लान वांग जी एकदम ही चुपचाप खाना खा रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन उसका जो ब्रदर है ना लैन शिचैन, वो अपने छोटे ब्रदर को देखकर ही समझ गए कि उनका जो ब्रदर है वो खुश है। तो लैन शिचैन ने पूछा, वांग जी क्या बात है, तुम खुश लग रहे हो? तो वांग जी ने कहा, मैं खुश हूँ। तो लैन शिचैन ने कहा, क्या हुआ, कोई बड़ा डील मिला है? तो लान वांग जी ने कहा, नहीं, कोई बड़ा डील तो नहीं मिला, लेकिन मैंने किसी को आज़ाद कर दिया। ये सुनने के बाद लैन शिचैन को कुछ समझ नहीं आया। तो वांग जी ने बोला, आपको समझ आ जाएगा थोड़े दिनों में। बोलकर लान वांग जी वहाँ से चला गया था। लैन शिचैन ने शुयांग को रोका और बोला, क्या हुआ है, क्या चल रहा है उसके साथ? तो शुयांग ने धीरे से कहा, यंग मास्टर, बॉस एक लड़के के पीछे पड़े हैं। एक क्यूट सा लड़का है जिसके पीछे बॉस पड़े हैं और उस लड़के के ज़िंदगी का जितना भी प्रॉब्लम है बॉस अभी पूरे ध्यान से उन सारी प्रॉब्लम को चुन चुन कर हटा रहे हैं। मुझे नहीं पता उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो लगता है वो पसंद करने लगे हैं उस लड़के को। ये सुनकर लान शिचैन बहुत ज़्यादा हैरान थे। उनका ब्रदर किसी को पसंद करने लगा है? ओ गॉड, ये न्यूज़, ओ गॉड! उन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और अपने ग्रैंडफादर को मैसेज किया कि आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। उनका जो ग्रैंडफादर है ना, उन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया, क्या, कौन सा गुड न्यूज़? तो लैन शिचैन ने कहा, घर आके बताऊंगा। लैन शिचैन को तो मतलब सब्र ही नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि लंच टाइम के बाद से बिल्कुल भी टाइम निकल ही नहीं रहा है, घर जाने का टाइम हो ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किलों से उन्होंने ये टाइम पार किया था। उसके बाद वो घर गए
घर जाने के बाद लान वांगजी नहीं आया था, वो अपने काम के लिए निकल गया था और लैंस चैन घर आए थे। घर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने अंकल और अपने ग्रैंडफादर को सब कुछ बताया कि लान वांगजी किसी से प्यार करता है, हमारा वांगजी किसी से प्यार करने लगा है। यह सुनकर तो सभी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मतलब सब थोड़े बहुत टेंस थे कि लान वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, मतलब वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है, उसके आंखों में किसी के लिए लस्ट पैदा होता ही नहीं है। तो सारे घर वालों को ये लग गया था कि लान वांगजी पूरी ज़िंदगी सिंगल रहेगा, जैसे उनका अंकल है ना वो पूरा ज़िंदगी सिंगल रहा है उस तरीके से। हालांकि अंकल चिरन इंटरेस्टेड थे शादी में, लेकिन उन्होंने अपने दोनों नेफ्यू को बड़ा करने के लिए शादी नहीं किया। लेकिन लान वांगजी तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उसके अंदर बिल्कुल भी लस्ट डिज़ायर्स जो काम एक होता है ना इंसान के अंदर, वो है ही नहीं। ये लोगों को लगता था, उसके फैमिली मेम्बर्स को ये लगता था। सब सुनकर हैरान था कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है। उनका जो दादाजी है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने कहा कौन सी लड़की है, मुझे फ़ोटो दिखाओ। तो लैंस चाइना बोलते हैं दादाजी लड़की नहीं है, लड़का है। ये सुनने के बाद वहाँ पर सब कुछ ही एकदम ही साइलेंट हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, कोई तो है, लड़का या लड़की है तो कोई जिससे वो प्यार करेगा, जिसके साथ वो अपने ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मैं तो मतलब इससे ही खुश हूँ। और अंकल चिरन भी इससे खुश हो गए थे। दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, उसके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना सब सॉल्व हो रहे थे। वो अपने स्टेप मदर, फादर और सिस्टर के साथ रहता था। उसका जो स्टेप फैमिली है ना वो मो फैमिली है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं रहता था। वो उस फैमिली में कोई भी विंग को अच्छे नज़रों से देखता ही नहीं था। विंग को लिटरली उन्होंने टॉर्चर किया था। लगभग 15-16 सालों से विंग को टॉर्चर कर रहे थे वो लोग। मिस्टर मो का एक छोटा मोटा बिजनेस है जो वो चलाते हैं, जिससे अच्छा खासा कमाई हो जाता है। लेकिन उनको लगता है कि उस कमाई से बस उनका, उनकी वाइफ का और उनकी बेटी का ही ख्याल वो रख सकते हैं, विंग का ख्याल वो नहीं रख सकते। एक्चुअली में विंग मिस्टर मो के ब्रदर का बच्चा है। विंग के मदर और फादर एक गाड़ी एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद विंग को मिस्टर मो के हवाले कोर्ट के थ्रू किया गया था। कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि आप विंग का ध्यान रखिए। अब उसके चलते विंग का ध्यान उन दोनों को रखना पड़ता था, मो फैमिली को रखना पड़ता था। लेकिन वो विंग से चिढ़ते थे, उनको लगता था ये एक बोझ है। विंग का जो नरक जैसा जिंदगी है ना उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा था अचानक से कुछ दिनों से। मतलब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस दिन के बाद से, जिस दिन होटल में विंग ने किसी का मर्डर कर दिया था और विंग ने एक स्ट्रेंजर पर्सन से सेक्स किया था, उस दिन के बाद से, तो उस दिन क्या हुआ था ये हम जानते हैं। उस दिन विंग मो फैमिली के साथ डिनर करने के लिए गया था। वहाँ पर मिस्टर मो प्लान करके गए थे विंग को बेचने का। एक रात के लिए वो इंसान जिसको विंग ने मार दिया है ना, उस इंसान ने मिस्टर मो को पैसा दिया था और बोला था एक रात के लिए विंग उनको चाहिए। इसीलिए ही विंग को लेकर मिस्टर मो और उनका फैमिली गया था डिनर करने के लिए। वहाँ पर विंग को नशे का दवाई दिया गया था और वो इंसान विंग को लेकर कमरे में जाकर विंग के साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते विंग ने उसको मार दिया। अब विंग को तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ हुआ क्या था, उसके फैमिली ने ही ये सब कुछ किया है। विंग को उस टाइम बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस दिन के बाद से मो फैमिली बर्बाद होने लगा था। मतलब मिस्टर मो का जितना भी काम धंधा था ना सब बंद हो गया था। मो फैमिली एकदम ही रास्ते पर आ गया था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन इन दिनों ना विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता था। मतलब उसकी तबीयत इतना ख़राब हो रहा था, विंग को लग रहा था कि ठीक टाइम पर खाना पीना नहीं मिलने के कारण उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। तो उसकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था, उसको वॉमिट होने लगता था, सुबह शाम वो वॉमिट करने लगता था। बहुत ही अजीब सा उसके साथ हो रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। इसी के बीच विंग और लानवांगजी एक बार फिर से मिलते हैं, एक कैफ़े में मिलते हैं। लानवांगजी विंग को देखता है, विंग लानवांगजी को देखता है। विंग ने जब लानवांगजी को देखा ना तो विंग उसको इग्नोर करने का कोशिश करता है, लेकिन लानवांगजी ने उसको बिठाया
और बोला तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। हाँ, अगर मैंने पुलिस को बता दिया ना तो तुम्हें अभी जेल हो जाएगा, और तुम मुझे इग्नोर करने का हिम्मत करते हो। तो विंग ना अपने दांत पीसते हुए बोलता है तुम मुझे बुली नहीं कर सकते, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो लान वांगजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा हूँ, क्या कर लोगे। तो विंग ने बोला तुम। विंग और कुछ बोलता उससे पहले ही उस टेबल में ना बहुत सारे खाने आ गया था। विंग को कुछ समझ नहीं आया, उसने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, उसने तो बस एक कॉफ़ी ऑर्डर किया था और कुछ भी नहीं किया था। इतना सारा कुछ कैसे आ गया। विंग ने बोला ये मैंने ऑर्डर नहीं किया। लान वांगजी ने कहा मैंने किया है इसको ऑर्डर। तो विंग ने मुंह बनाया, और उस खाने का जो स्मेल है ना वो जैसे ही विंग के अंदर जाता है, विंग को इतना अजीब लगता है। विंग अपने मुंह पर हाथ रख के ना दौड़ता है, वॉशरूम में जाके वो वॉमिट करता है। विंग के पीछे वांगजी भी दौड़ कर आया था। वांगजी ने देखा विंग वॉमिट कर रहा है। वांगजी को तो पता ही नहीं चला कि विंग वॉमिट क्यों कर रहा है। फिर वांगजी ने देखा कि विंग बेहोश हो गया। वांगजी विंग को उठाता है, उठाने के बाद विंग को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में विंग को सारे डॉक्टर्स ना चेक कर रहे थे। ये हॉस्पिटल वांगजी का ही था। तो सारे जो टॉप क्लास के डॉक्टर्स थे ना वो सभी आ गए थे विंग को चेक करने के लिए। उन्होंने विंग को अच्छे से चेक किया और वो शॉक्ड में आ गए। ये ये कैसे हो सकता है। वांगजी ने चिल्लाकर बोला क्या हुआ है इसे। तो डॉक्टर्स ने हकलाते हुए बोलता है ये प्रेग्नेंट है। वांगजी तो शॉक्ड में आ गया था, क्या प्रेग्नेंट है, मतलब कैसे। तो कुछ डॉक्टर्स ना शांत हो जाते हैं और वांगजी को समझाते हैं कि हाँ कुछ रेयर मेल है जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे मेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। विंग उन रेयर मेल्स में आता है। ये सब कुछ सुनने के बाद वांगजी को एक टाइम को तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन दूसरे पल ना वो एकदम खुश हो गया। उसने बोला क्या ये प्रेग्नेंट है, ओ गॉड, ये लिटिल बॉय प्रेग्नेंट है, ये मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। फिर वांगजी ने पूछा क्या बेबी ठीक है, बेबी बाहर तो आ सकता है ना, बेबी ग्रो तो कर सकता है ना इसके बेले में। तो वो जो डॉक्टर्स है ना वो विंग को और भी अच्छे से चेक करते हैं और बोलते हैं हाँ बेबी ठीक है और बेबी अच्छे से बाहर आ सकता है, बस हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर वांगजी थोड़ी देर चुप रहता है, उसके बाद बोलता है ठीक है। फिर डॉक्टर्स वांगजी को बहुत कुछ बोलते हैं कि कैसे इसका केयर किया जाएगा, कैसे आपको संभालना होगा। विंग को जब होश आता है ना तो विंग देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसको तो कुछ समझ भी नहीं आया कि वो हॉस्पिटल में कैसे आ गया। विंग ने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल दे रहा था। वांगजी ने कहा ओह गॉड लिटिल बॉय, तुमने तो मुझे झटका ही दे दिया। विंग को कुछ समझ नहीं आया वांगजी की बातों को सुनकर। फिर वांगजी ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। विंग शॉक्ड में था, उसने विश्वास ही नहीं किया कि वो प्रेग्नेंट है। वो एक मेल है, वो एक बॉय है, वो एक मर्द है, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। लेकिन वो प्रेग्नेंट था। डॉक्टर्स ने विंग को विंग का और वांगजी का जो बेबी है ना वो दिखाया। वांगजी विंग को लेकर सीधा लैन हाउस गया था, लैन मेंशन गया था। लैन मेंशन जाने के बाद ना सब तो फर्स्ट विंग को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वांगजी किसी मेल को डेट कर रहा है। सब खुश हो गए थे, सब विंग से बात कर रहे थे। विंग बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था यहाँ पर। ये इंसान उसको उठा कर लेकर आया है। वांगजी यहाँ पर विंग को ज़बरदस्ती उठा कर लेकर आया है। विंग ने कह दिया था कि मैं इस बेबी को संभाल सकता हूँ, और अगर इस बेबी को बर्थ देना है तो मैं अकेला दे सकता हूँ, तुम्हें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वांगजी ने कहा ये बेबी मेरा है। तो वांगजी विंग को उठा कर लेकर आया था लैन मेंशन में। लैन मेंशन में सब बहुत खुश हो गए थे विंग को देखकर, लेकिन उसके बाद सबको झटका लग गया था। विंग प्रेग्नेंट है। विंग का प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनकर सब झटके में आ गए थे, मतलब सब शॉक्ड थे। उसके बाद सब खुश हो गए थे कि हाँ उनके परपोते आने वाले हैं, उनका जो घर का वंशज है वो आने वाला है। ऐसे ही दिन गुजरता है। विंग को पहले पहले बहुत ऑकवर्ड लगता था, लेकिन उसके बाद ना विंग को बहुत अपनापन फील होता था। यहाँ पर सब विंग से बहुत प्यार करते थे, पैम्पर करते थे विंग को। विंग के सारे मूड स्विंग्स को सहते थे, उनको पूरा करते थे। विंग यहाँ पर एक बहुत ही हैप्पी फैमिली पाकर एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। विंग और वांगजी का मैरिज भी हो गया था विंग के डिलीवरी से पहले। वांगजी जो कि हाँ एक हार्टलेस पर्सन था, लेकिन वो विंग का पूरा पूरा केयर करता था और विंग के साथ वो सीख रहा था जीने का असली मतलब। विंग इतना चेयरफुल इंसान था कि उसने पूरे लैन फैमिली को ही बदल दिया था।
और विंग का जो स्टेप फैमिली है ना, वो तो एकदम रास्ते में आ गए थे। मतलब उनके पास ना खाने के लिए पैसा था, ना रहने के लिए घर था, कुछ भी नहीं था। वांग जी ने उनको बर्बाद कर दिया था। विंग अपने इस नए लाइफ को बहुत इंजॉय करता था और वो अभी धीरे धीरे वांग जी से प्यार भी करने लगा था और वांग जी भी। कुछ दिन बाद विंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था जिसका नाम लैन ई रखा गया था। ऐसे ही हमारा ये वन शॉट एफएफ ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कि कैसा लगा है।